नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं, भविष्य का बुनियादी ढांचा। और ख़ास तौर पर कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, 5G और हाँ, अब तो 6G की भी बातें हो रही हैं। ये तकनीकें इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी के साथ मिलकर हमारे हवाई अड्डों, शहरों, यहाँ तक कि गाँवों को भी कैसे बदल रही हैं। हमारे पास इस पर काफ़ी सामग्री है, कुछ लेख हैं, शोध पत्र भी हैं जो दिखाते हैं कि ये सब तकनीकें एक साथ कैसे काम कर रही हैं। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालें, समझें कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, क्या फ़ायदे हैं, क्या चुनौतियां हैं और हमारी ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। चलिए इस तकनीकी संगम को और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे सोचने का, काम करने का, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने का तरीका उसे मौलिक रूप से बदल रहा है। हम यही देखेंगे कि कैसे कनेक्टिविटी और इंटेलिजेंस ये दोनों मिलकर हमारे आसपास की दुनिया को एक तरह से जिंदा और समझदार बना रहे हैं। जिंदा और समझदार। दिलचस्प। तो शुरुआत हवाई अड्डों से करें। स्रोत तो यही बताते हैं कि भविष्य के एयरपोर्ट सिर्फ आने जाने की जगह नहीं रह जाएंगी, बल्कि वो एआई और 5G से चलने वाले पूरे स्मार्ट इकोसिस्टम बन जाएंगे। सही कहा। ये सिर्फ ट्रांजिट हब नहीं होंगे। और आंकड़े भी यही दिखाते हैं। एविएशन में 5G का जो ग्लोबल मार्केट है वो 2023 में लगभग 1.2 अरब डॉलर का था। और अनुमान है कि 2023 तक ये 50 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। 50 अरब डॉलर! ये तो मतलब बहुत तेज रफ्तार है। करीब 45% से ज्यादा की सालाना ग्रोथ। हाँ, बिल्कुल जबरदस्त ग्रोथ है। और इसके पीछे कारण है। देखिए, यहाँ दो मुख्य चीजें काम कर रही हैं। एक है एआई जो सारे डेटा का विश्लेषण करता है, चीजों को ऑटोमेट करता है। और दूसरा है 5G, खासकर जिसे हम प्राइवेट 5G या P5G कहते हैं। प्राइवेट 5G ये क्या है? मतलब पब्लिक 5G से अलग? हाँ, ये एयरपोर्ट के लिए एक डेडिकेटेड, ज्यादा सुरक्षित नेटवर्क होता है। इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, 10 गीगाबिट प्रति सेकंड तक पहुंच सकती है। और लेटेंसी यानी सिग्नल पहुंचने में लगने वाला समय वो सिर्फ 1 मिलीसेकंड, बहुत ही कम। 1 मिलीसेकंड? तो इससे तो रियल टाइम में चीजें हो पाएंगी। बिल्कुल। और इसी के साथ एक और तकनीक है, मोबाइल एज कंप्यूटिंग, मतलब MEC। MEC? हाँ, इसका मतलब है कि डेटा को कहीं दूर सर्वर पर भेजने की बजाय एयरपोर्ट पर ही लोकल लेवल पर प्रोसेस किया जाता है। इससे फैसले तुरंत लिए जा सकते हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से और कामकाज की रफ्तार मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी दोनों के लिए बहुत जरूरी है। मतलब रोजमर्रा के ऑपरेशन पर क्या फायदा होगा? स्रोत बताते हैं कि उड़ानों में देरी 20% तक कम हो सकती है। ये काफी बड़ा आंकड़ा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सिस्टम ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। एआई पहले से अनुमान लगा सकता है कि कहाँ दिक्कत आ सकती है, जैसे कि मेंटेनेंस। एआई बता सकता है कि किस मशीन को कब सर्विसिंग की जरूरत पड़ेगी। इसे प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। इससे अचानक होने वाली खराबी मतलब डाउन टाइम वो 40% तक कम हो सकता है। 40%? और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी की बात है, करीब 30%। जी हाँ, क्योंकि रूट ऑप्टिमाइज होंगे, ग्राउंड ऑपरेशन ज्यादा कुशल होंगे तो ईंधन की बचत होगी। और ये सिर्फ ऑपरेशन की बात नहीं है, यात्रियों का अनुभव भी बदलेगा। सोचिए, चेहरे की पहचान से चेक इन हो जाए या आपका सामान ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाए। ये सब 5G और एआई से संभव होगा। और सुरक्षा, उसका क्या? वो तो एयरपोर्ट पर सबसे अहम होती है। बिल्कुल, सुरक्षा में बहुत बड़ा सुधार आएगा। एआई वाले जो हाई डेफिनेशन कैमरे होते हैं वो 5G नेटवर्क पे रियल टाइम में वीडियो भेज सकते हैं। एआई उस फुटेज का विश्लेषण करके किसी भी असामान्य गतिविधि का पता लगा सकता है, जैसे कोई लावारिश बैग पड़ा हो या कोई ऐसी जगह जा रहा हो जहां उसे नहीं जाना चाहिए, तुरंत अलर्ट चला जाएगा। अच्छा। और एक और चीज है 5G एडवांस्ड या 5G-A। ये 5G का अगला लेवल है। इसमें इंटीग्रेटेड सेंसिंग नाम की एक क्षमता है। ये बड़ी दिलचस्प है। ये नेटवर्क को ही एक तरह का रडार बना देती है। नेटवर्क को रडार कैसे? हाँ, मतलब वो रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके अपने आसपास की चीजों को महसूस कर सकता है। जैसे रनवे पर कोई ड्रोन आ गया हो या पक्षियों का झुंड।
इसका पता नेटवर्क ही लगा लेगा। चीन का एक एयरपोर्ट है बाओशान युनरुई, वो दुनिया का पहला 5G स्मार्ट एयरपोर्ट बना है, वहां इसका इस्तेमाल हो रहा है। कमाल है। तो ये सब सिर्फ बातें नहीं है, असल में दुनिया में हो रहा है। आपने चीन का उदाहरण दिया, और कौन से एयरपोर्ट्स हैं जो इन तकनीकों को अपना रहे हैं? इंचोन बीजिंग डेक्सिंग। हाँ। इंचोन दक्षिण कोरिया काफी आगे, वहां रोबोट्स भी इस्तेमाल होते हैं। बीजिंग डेक्सिंग तो खैर बनाई 5G को ध्यान में रखकर था। इनके अलावा एबरडीन, यूके, हांगकांग, ये सब एयरपोर्ट्स अलग अलग लेवल पर AI और 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब सुनने में तो बहुत ही बढ़िया लगता है, भविष्य जैसा। लेकिन इसे हर जगह लागू करने में फिर क्या मुश्किलें आ रही हैं? कुछ चुनौतियां तो होंगी। हाँ, चुनौतियां हैं और बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी है लागत। ये टेक्नोलॉजी सस्ती नहीं है। एक बड़े एयरपोर्ट पर पूरा प्राइवेट 5G नेटवर्क और MEC इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में $100 मिलियन से भी ज्यादा का खर्चा आ सकता है। ये बहुत बड़ी रकम है। $100 मिलियन, हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। और क्या? दूसरी बड़ी चिंता है साइबर सुरक्षा की। हाँ। आप जितनी ज्यादा चीजों को नेटवर्क से जोड़ेंगे, हैकिंग का, डेटा चोरी होने का खतरा उतना ही बढ़ेगा। एयरपोर्ट का डेटा तो बहुत संवेदनशील होता है। हाँ। तो बहुत मजबूत सुरक्षा इंतजाम करने होंगे। ये तो है। और नियम कानून? वो भी एक मुद्दा है। हाँ। खासकर डेटा प्राइवेसी को लेकर। AI का इस्तेमाल कैसे हो, उसमें कोई भेदभाव ना हो, इन सब के लिए स्पष्ट नियम और गाइडलाइंस बनानी होंगी। और अलग अलग देशों के बीच तालमेल भी बिठाना होगा। और आखिर में इन नए सिस्टम्स को चलाने के लिए लोग भी तो चाहिए। हाँ, स्किल लोग। बिल्कुल। डेटा साइंटिस्ट, AI इंजीनियर, नेटवर्क स्पेशलिस्ट, ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जिनकी अभी थोड़ी कमी है। तो ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना होगा। सही बात है। तो ये तो हुई 5G की बात, लेकिन टेक्नोलॉजी तो रुकती नहीं। अब 6G की भी चर्चा होने लगी है। हमारे स्रोत भी इसका जिक्र करते हैं। तो 6G में क्या नया होगा? क्या ये सिर्फ 5G से ज्यादा तेज होगा? देखिए, रफ्तार तो बढ़ेगी ही, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अनुमान है कि स्पीड 1 टेराबिट प्रति सेकंड तक जा सकती है। मतलब 5G से भी 100 गुना तेज। 100 गुना? वो तो कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, लेकिन 6G सिर्फ रफ्तार के बारे में नहीं है। उसका असली फोकस है इंटेलिजेंस को नेटवर्क के अंदर ही इंटीग्रेट करना। मतलब नेटवर्क खुद ज्यादा समझदार होगा। AI उसके डिजाइन का एक बुनियादी हिस्सा होगा, जिसे AI नेटिव आर्किटेक्चर कहते हैं। AI नेटिव, अच्छा। और ये कैसे काम करेगा? मतलब नेटवर्क में इंटेलिजेंस कैसे आएगी? इसकी एक बड़ी मिसाल है स्पेस एयर ग्राउंड इंटीग्रेटेड नेटवर्क, यानी सागिन। सागिन, ये क्या भला है? ये एक तरह का मल्टी लेयर्ड नेटवर्क होगा। इसमें जमीन पर लगे टावर तो होंगे ही, साथ में सैटेलाइट्स, हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म्स यानी HAPs, मतलब जो बहुत ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, और ड्रोन्स भी शामिल होंगे। ये सब मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाएंगे जो पूरी दुनिया में हर जगह, यहां तक कि समुद्र के ऊपर या रेगिस्तान में भी बिला रुकावट कवरेज देगा। अरे वाह, ग्लोबल कवरेज, ये तो कमाल की बात है। हाँ, और इसमें बहुत ऊंची फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होगा, जैसे टेराहर्ट्ज, THZ बैंड। इससे बहुत ज्यादा डेटा एक साथ भेजा जा सकेगा। एक और दिलचस्प तकनीक है रिकन्फिगरेबल इंटेलिजेंट सरफेस, RIS। हाँ, ये एक तरह की खास सतह हैं या पैनल्स होते हैं जिन्हें आप इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करके रेडियो सिग्नल की दिशा बदल सकते हैं। एयरपोर्ट जैसी जगहों पर जहां बहुत सारी दीवारें और रुकावटें होती हैं, वहां ये सिग्नल को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। अच्छा, तो ये सब मिलकर हवाई अड्डों के लिए क्या मतलब रखेंगे? 5G वाले फायदों से भी ज्यादा कुछ मिलेगा? हाँ, उम्मीद तो यही है। ऑपरेशनल देरी शायद और कम हो सके, 25% तक। सुरक्षा और मजबूत होगी। क्वांटम सेफ इंक्रिप्शन की बात हो रही है। क्वांटम सेफ इंक्रिप्शन, ये क्या है? ये ऐसी एन्क्रिप्शन तकनीक है जिसे भविष्य के ताकतवर क्वांटम कंप्यूटर्स भी आसानी से तोड़ नहीं पाएंगे। डेटा और ज्यादा सुरक्षित रहेगा। यात्रियों के लिए अनुभव और इमर्सिव हो जाएगा। सोचिए, ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस पहनकर आपको एयरपोर्ट में रास्ता दिखाया जा रहा है। हाँ। या आप वर्चुअल रियलिटी में किसी लॉन्च का अनुभव ले रहे हैं, या होलोग्राफिक कॉल कर रहे हैं। ये सब 6G से मुमकिन हो सकता है। और एक बहुत बड़ी चीज है अर्बन एयर मोबिलिटी का सपोर्ट। UAM, मतलब वो ड्रोन टैक्सी वगैरह? हाँ, ड्रोन से सामान डिलीवरी, एयर टैक्सी सेवाएं, इन सब के लिए जिस तरह की अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कनेक्टिविटी चाहिए, वो 6G दे पाएगा। ये तो सच में भविष्य की तस्वीर लग रही है, खासकर वो सैगिन वाली बात, दूर दराज के इलाकों के लिए कनेक्टिविटी। बिल्कुल। सैगिन खराब मौसम में या दूर के इलाकों में भी कनेक्टिविटी बनाए रखेगा। और ये भारत जैसे देशों के लिए तो बहुत ही अहम है। यहाँ अगले कुछ सालों में हवाई यात्रियों की संख्या दोगुनी होने का अनुमान है। 220 मिलियन से बढ़कर 425 मिलियन प्रतिवर्ष। 425 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है। हाँ,
तो इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन को संभालने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, और इसमें डिजिटल ट्विन्स का भी बड़ा रोल होगा। डिजिटल ट्विन्स, ये हमने पहले भी सुना है, ये क्या होते हैं एयरपोर्ट के संदर्भ में? ये एयरपोर्ट का एक बिल्कुल सटीक रियल टाइम वर्चुअल मॉडल होता है। इसमें एयरपोर्ट के हर हिस्से, रनवे, टर्मिनल, बैगेज सिस्टम, यहाँ तक कि यात्रियों के मूवमेंट का भी डेटा लगातार अपडेट होता रहता है। एआई इस डिजिटल ट्विन का इस्तेमाल करके एयरपोर्ट के ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज कर सकता है, समस्याओं का पहले से पता लगा सकता है और चीजों को खुद ब खुद मैनेज कर सकता है। एयरपोर्ट एक तरह से सेल्फ मैनेजिंग यूनिट बन जाएंगे, जो लगातार सीखेंगे और बेहतर होंगे। सेल्फ मैनेजिंग एयरपोर्ट्स, ये तो क्रांतिकारी लगता है। क्या इस पर कुछ काम शुरू हुआ है या ये अभी सिर्फ रिसर्च स्टेज में है? नहीं, रिसर्च से आगे बढ़ चुका है। यूके में एरोरिस प्रोजेक्ट RIS तकनीक का परीक्षण कर रहा है। भारत में भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट में एरोनॉटिकल एज कंप्यूटिंग AEC पर काफी जोर है। योजना है कि इसे भविष्य में बनने वाले 42 नए हवाई अड्डों में इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, भारत में भी इस पर काम हो रहा है? हाँ, और यूरोपीय संघ में सैजिन की मॉडलिंग पर काम चल रहा है। लेकिन हाँ, चुनौतियां अभी भी हैं। टेराहर्ट्ज स्पेक्ट्रम कैसे मिलेगा, किसे मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक तय करने होंगे, और लागत 6G इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत 5G से भी ज्यादा होगी। बड़े एयरपोर्ट के लिए $500 मिलियन से भी ऊपर जा सकती है। $500 अरब? हाँ, तो ये सब देखते हुए उम्मीद है कि 6G का व्यावसायिक इस्तेमाल शायद 2030 से 2032 के बीच शुरू हो पाएगा। तो अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन दिशा तो तय है। और जाहिर है 6G का असर सिर्फ हवाई अड्डों तक तो सीमित नहीं रहेगा। हमारे स्रोत इसे स्मार्ट शहरों का डिजिटल नर्वस सिस्टम कह रहे हैं। ये उपमा मुझे काफी पसंद आई। हाँ, और ये काफी सटीक भी है, क्योंकि 6G शहरों में लगभग हर चीज को जोड़ेगा। लोग, गाड़ियां, इमारतें, लाखों करोड़ों सेंसर, सब कुछ कनेक्टेड होगा। एक अनुमान है कि 6G प्रति वर्ग किलोमीटर 1 करोड़ डिवाइस तक को सपोर्ट कर सकता है। 1 करोड़ डिवाइस प्रति वर्ग किलोमीटर, ये तो अविश्वसनीय घनत्व है। बिल्कुल, और ये सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं होगी। ये AI, ब्लॉकचेन, IoT, टेराहर्ट्ज कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, डिजिटल ट्विन्स, इन सब शक्तिशाली तकनीकों का एक संगम होगा। और इसी संगम से शहर सही मायनों में इंटेलिजेंट बनेंगे। तो समाज के लिए, हमारे लिए इसके क्या मायने होंगे? क्या बड़े फायदे नजर आ रहे हैं? कई बड़े फायदे हैं। पहला तो जाहिर है हाइपर कनेक्टिविटी, हर चीज से जुड़ी होगी। दूसरा, स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी। 6G को 5G से 100 गुना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होगा। 100 गुना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट? हाँ। तीसरा, समावेशी डिजिटल पहुंच, इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेस। सैटेलाइट नेटवर्क, नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स या NTN के जरिए 6G दूर दराज के गांवों और इलाकों तक भी अच्छी कनेक्टिविटी पहुंचाएगा, डिजिटल खाई को कम करेगा। चौथा, सुरक्षा, क्वांटम एन्क्रिप्शन से हमारा डेटा ज्यादा सुरक्षित रहेगा। और पांचवा, बड़ा आर्थिक विकास। आर्थिक विकास कैसे? एक अनुमान है कि स्मार्ट सस्टेनेबल शहरों का जो ग्लोबल मार्केट है वो 2033 तक $12 ट्रिलियन का हो सकता है। $12 ट्रिलियन? हाँ, ये दिखाता है कि 6G सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा आर्थिक ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। ये शहरों के काम करने का तरीका पूरी तरह बदल देगा। इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं? मतलब किस तरह के अनुप्रयोग हम देखेंगे? बहुत सारे हैं। सोचिए, पूरी तरह से ऑटोमेटिक गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं, जो एक दूसरे से और ट्रैफिक लाइटों से, मतलब हर चीज से बात कर रही हैं। इसे V2X यानी व्हीकल टू एवरीथिंग कहते हैं। डॉक्टर हजारों मील दूर बैठकर रोबोट की मदद से सर्जरी कर रहे हैं, रिमोट सर्जरी। पावर ग्रिड स्मार्ट हो गए हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, बिजली की बर्बादी कम कर रहे हैं। रियल टाइम में प्रदूषण, हवा की गुणवत्ता, पानी के लेवल की निगरानी हो रही है। क्लासरूम में एक्सटेंडेड रियलिटी XR का इस्तेमाल हो रहा है, जो वर्चुअल और असल दुनिया को मिला देता है। बच्चे ज्यादा बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। फैक्ट्रियां पूरी तरह ऑटोमेटेड हो गई हैं। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। शहर मतलब एक तरह से जीवित हो उठेंगे। बिल्कुल, शहर डेटा के आधार पर फैसले लेंगे, जरूरत के हिसाब से खुद को ढालेंगे, अपना प्रबंधन खुद करेंगे। सेल्फ मैनेजिंग सिटीज। दुनिया में कुछ शहर इस दिशा में शायद बढ़ भी रहे हैं। बार्सिलोना, कोपेनहेगन। हाँ, बार्सिलोना ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए AI का इस्तेमाल कर रहा है, और वो 6G आधारित V2X के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। कोपेनहेगन का लक्ष्य है 2025 तक कार्बन न्यूट्रल बनना।
इसके लिए वो स्मार्ट ग्रिड और IoT सेंसर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और यूरोपीय संघ का एक बड़ा प्रोजेक्ट है हेक्सा X2, जो 6G का पूरा फ्रेमवर्क और आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहा है। लेकिन इस बड़े विजन को हकीकत बनाने में रुकावटें भी होंगी, वही जो एयरपोर्ट के केस में थी, लागत, सुरक्षा। हाँ, वो सब तो है ही। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च आएगा, साइबर सुरक्षा के खतरे और बढ़ेंगे, टेराहर्ट्ज और सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का मैनेजमेंट भी एक चुनौती होगी। लेकिन शहरों के मामले में एक और बहुत बड़ा मुद्दा सामने आता है, वो है नैतिक AI शासन, यानी एथिकल AI गवर्नेंस। नैतिक AI शासन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें ये पक्का करना होगा कि जो AI सिस्टम शहरों को चलाने में इस्तेमाल होंगे, वो पारदर्शी हों, उनमें किसी तरह का पूर्वाग्रह, बायस ना हो, जैसे वो किसी खास समुदाय या इलाके के खिलाफ भेदभाव ना करें, और उनकी जवाबदेही तय हो सके। अगर AI कोई गलत फैसला लेता है, तो कौन जिम्मेदार होगा? ये सब सवाल बहुत अहम है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी बात है। तकनीक सिर्फ ताकतवर ना हो, बल्कि जिम्मेदार भी हो। चलिए AI की भूमिका पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। आपने कहा AI शहरों को इंटेलिजेंट बनाएगा। ये कैसे हो रहा है? स्रोत बताते हैं कि स्मार्ट शहरों में AI का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2025 में $50 अरब से ज्यादा और 2034 तक $460 अरब तक पहुंच सकता है। हाँ, आंकड़े यही दिखाते हैं। और AI का असर शहर के लगभग हर पहलू पर दिख रहा है। परिवहन की बात करें तो एडाप्टिव ट्रैफिक लाइट्स, जो ट्रैफिक के हिसाब से खुद बदलती हैं, वो यात्रा का समय 25% तक कम कर सकती हैं। सिंगापुर इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। 25% कम, मतलब रोज के सफर में काफी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। अमेरिका में रैले, नॉर्थ कैरोलिना जैसा शहर है, जो अलग-अलग स्रोतों से ट्रैफिक सेंसर्स, बस लोकेशन, पार्किंग डेटा सब इकट्ठा करके लोगों के आने जाने को बेहतर बना रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में AI स्मार्ट ग्रिड को ऑप्टिमाइज करता है, बिजली की मांग का अनुमान लगाता है, सप्लाई को एडजस्ट करता है। गूगल डीप माइंड ने अपने डेटा सेंटर में AI का इस्तेमाल करके कूलिंग के लिए जरूरी ऊर्जा में 40% की बचत की थी। 40%? हाँ, कोपेनहेगन अपने कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य को पाने के लिए AI अनुकूलित ग्रिड पर निर्भर कर रहा है। सार्वजनिक सुरक्षा की बात करें तो AI वाले कैमरे वीडियो फुटेज का विश्लेषण करके, जैसे कहीं भीड़ जमा हो रही है या कोई संदिग्ध गतिविधि हो रही है, तो वो तुरंत अलर्ट भेज सकते हैं। इससे किसी आपात स्थिति में प्रतिक्रिया का समय 80% तक तेज हो सकता है। 80% तेज? ये तो जीवन बचा सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहीं पर वो निजता और पूर्वाग्रह वाली चिंताएं भी आती हैं। क्या ये कैमरे लगातार हमारी निगरानी कर रहे हैं? क्या AI चेहरे पहचानने में गलतियां कर सकता है? क्या वो किसी खास नस्ल या समुदाय के लोगों को ज्यादा संदिग्ध मानेगा? इन सवालों पर बहुत गंभीरता से सोचने और नियम बनाने की जरूरत है। सही कहा। टेक्नोलॉजी का अंधाधुंध इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। अच्छा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाओं में AI कैसे मदद कर रहा है? टेलीमेडिसिन का जिक्र तो आपने किया था। हाँ, टेलीमेडिसिन और रिमोट डायग्नोस्टिक्स आम होते जा रहे हैं। कुछ शहर जैसे सियोल और हेलसिंकी मौसम या प्रदूषण के पैटर्न के आधार पर ये अनुमान लगाने के लिए AI मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं कि किन स्वास्थ्य समस्याओं के मामले बढ़ सकते हैं, और उसके लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं। फिलाडेल्फिया जैसे शहर लोगों के सवालों के जवाब देने और सेवाओं तक पहुंच बनाने में मदद करने के लिए AI चैटबॉट चला रहे हैं। चैटबॉट, हाँ, ये तो कई वेबसाइटों पर भी दिखते हैं। और आपने डिजिटल ट्विन्स का जिक्र किया था। शहरी नियोजन में इनका इस्तेमाल शायद सबसे क्रांतिकारी है। एनवीडिया के मेट्रोपोलिस प्लेटफॉर्म का जिक्र भी स्रोत करते हैं। हाँ, डिजिटल ट्विन्स शहरी नियोजन को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये शहर के बिल्कुल सटीक लाइव वर्चुअल रेप्लिका होते हैं। तो शहर के योजनाकार कोई भी नई नीति या प्रोजेक्ट लागू करने से पहले उसका असर इस वर्चुअल मॉडल पर देख सकते हैं। मान लीजिए कोई नया फ्लाईओवर बनाना है, तो वो डिजिटल ट्विन में बनाकर देख सकते हैं कि इससे ट्रैफिक पर क्या असर पड़ेगा, प्रदूषण कितना कम या ज्यादा होगा, आसपास के बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब प्रयोग करने का एक सुरक्षित तरीका। बिल्कुल। या मान लीजिए कोई आपदा आती है, बाढ़ या भूकंप, तो डिजिटल ट्विन का इस्तेमाल करके ये सिमुलेट किया जा सकता है कि कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, लोगों को कैसे निकाला जाए, राहत सामग्री कहाँ पहुंचानी है। ये शहरों को सिर्फ स्मार्ट नहीं बनाता, बल्कि संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव बनाता है। संज्ञानात्मक मतलब जो सोच सकता है, सीख सकता है। हाँ, जो डेटा से लगातार सीखता है, माहौल के हिसाब से खुद को ढालता है और विकसित होता है। लेकिन यहाँ भी वही बात आती है, नैतिक AI। हमें स्पष्ट नियम बनाने होंगे और सबसे जरूरी, शहर के नागरिकों को इस पूरी प्रक्रिया में शामिल करना होगा। उनकी राय लेनी होगी, उनकी जरूरतों को समझना होगा,
तभी ये तकनीक सही मायनों में सबके लिए फायदेमंद होगी। बिल्कुल सही। नागरिक भागीदारी बहुत जरूरी है। अच्छा, तो एआई और 5G 6G के साथ एक और चीज है जो इस पूरी तस्वीर को मुमकिन बनाती है, वो है IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। पहले शहरी नियोजन में इसकी भूमिका देखते हैं। इसे भी डिजिटल नर्वस सिस्टम कहा जा रहा था। हाँ, अगर 6G नर्वस सिस्टम की तरह है तो IoT सेंसर उसकी वो नसें हैं जो हर जगह से जानकारी इकट्ठा करके दिमाग यानी AI तक पहुंचाती हैं। इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। हवा की गुणवत्ता मापने वाले सेंसर, ट्रैफिक गिनने वाले सेंसर, पानी या बिजली के स्मार्ट मीटर जो खपत का डेटा भेजते हैं। हाँ, PWN ये क्या है? ये है लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। ये कम बिजली इस्तेमाल करके लंबी दूरी तक छोटे छोटे डेटा पैकेट भेज सकता है। ये उन सेंसर के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें बस थोड़ी थोड़ी जानकारी भेजनी होती है और जो बैटरी पर सालों चल सकते हैं। फिर ये सारा डेटा एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होता है, उसका विश्लेषण होता है और डिजिटल ट्विन्स में इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो ये पूरा सिस्टम मिलकर क्या करता है? शहरों को कैसे बेहतर बनाता है? कई तरीकों से। पहला तो है दक्षता, एफिशिएंसी। जैसे स्मार्ट लाइटिंग से ऊर्जा की खपत 30% तक कम हो सकती है। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट से यात्रा का समय 25% घट सकता है। दूसरा है स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी। CO2 उत्सर्जन 20-30% तक कम हो सकता है। बार्सिलोना का एक उदाहरण है, वहां कचरे के डिब्बों में सेंसर लगे हैं। कचरे के डिब्बों में? हाँ, वो बताते हैं कि डिब्बा कितना भरा है, तो कचरा उठाने वाली गाड़ियां सिर्फ उन्हीं डिब्बों पर जाती हैं जो भरे हुए हैं। इससे उनका रूट ऑप्टिमाइज हो गया और ईंधन की खपत 40% कम हो गई। 40% सिर्फ कचरा उठाने में? ये तो कमाल है। हाँ, और तीसरा फायदा है सुरक्षा। जैसे कोपेनहेगन और टोक्यो में बाढ़ या भूकंप की पूर्व चेतावनी देने वाली प्रणालियां हैं जो IoT सेंसर से डेटा लेती हैं। इससे लोगों को समय रहते सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सकता है। सिंगापुर, बार्सिलोना, कोपेनहेगन और लास वेगास का भी जिक्र है जो अपने शहर का डिजिटल ट्विन बना रहा है। ये सब शहर काफी आगे हैं इस मामले में। लेकिन ये तकनीक तो है, पर इसे सबके लिए काम में लाना कितना मुश्किल है? क्या सिर्फ लागत और प्राइवेसी ही चुनौतियां हैं या और भी कुछ है? लागत और प्राइवेसी तो बड़ी चुनौतियां हैं ही। एक और बड़ी तकनीकी चुनौती है इंटीग्रेशन की। मतलब अलग-अलग कंपनियों के बनाए हुए सेंसर्स और सिस्टम्स को एक साथ कैसे जोड़ा जाए ताकि वो मिलकर काम कर सकें। इसके लिए ओपन स्टैंडर्ड्स की जरूरत है। और एक सामाजिक चुनौती है डिजिटल समानता। डिजिटल समानता, हाँ, ये बहुत अहम मुद्दा है। हमें ये पक्का करना होगा कि इन स्मार्ट सिटी तकनीकों का फायदा शहर के हर नागरिक तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि ये सिर्फ अमीर इलाकों या पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित रह जाए। कनेक्टिविटी, डिवाइसेस और डिजिटल साक्षरता, ये सब तक सबकी पहुंच होनी चाहिए। ये बात और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है जब हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं, है ना? वहाँ IoT की भूमिका शहरी इलाकों से तो काफी अलग होगी। वहाँ की जरूरतें, वहाँ की मुश्किलें सब अलग हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। गांव की चुनौतियां एकदम अलग हैं। सबसे बड़ी है कनेक्टिविटी की कमी। कई गांवों में अभी भी भरोसेमंद इंटरनेट नहीं है। बिजली की भी दिक्कत होती है। तो वहां ऐसी तकनीकें ज्यादा कारगर होंगी जो इन मुश्किलों को ध्यान में रखकर बनाई गई हों। जैसे LP-WAN, जिसकी हमने बात की, या सैटेलाइट IoT, जो सैटेलाइट के जरिए दूर दराज के इलाकों में भी कनेक्टिविटी दे सकता है। सैटेलाइट IoT? हाँ, और एज कंप्यूटिंग, मतलब डेटा को वहीं प्रोसेस करना जहां वो जनरेट हो रहा है, गांव में ही, ताकि क्लाउड पर निर्भरता कम हो और ऐसे उपकरण जो कम बिजली खाएं या सौर ऊर्जा से चल सकें। तो इन तकनीकों का इस्तेमाल गांव में किन कामों के लिए हो रहा है? सबसे ज्यादा कहाँ? सबसे बड़ा उपयोग तो खेती में हो रहा है, जिसे प्रिसिजन एग्रीकल्चर या सटीक खेती कहते हैं। इसमें खेतों में सेंसर लगाए जाते हैं जो मिट्टी की नमी, उसमें पोषक तत्वों का लेवल, मौसम की जानकारी, ये सब रियल टाइम में बताते हैं। अच्छा। इस जानकारी के आधार पर किसान फैसला ले सकते हैं कि कब और कितना पानी देना है, कब और कौन सा खाद डालना है। इससे पानी की बर्बादी रुकती है, सिंचाई के पानी की खपत 40% तक कम हो सकती है और सही मात्रा में खाद डालने से फसल की पैदावार भी 20-30% तक बढ़ सकती है। 20 से 30% ज्यादा पैदावार और पानी की भी बचत, ये तो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा पशुधन प्रबंधन में भी मदद मिलती है। जानवरों पर ट्रैकर्स लगाए जा सकते हैं जो उनकी सेहत और लोकेशन पर नजर रखते हैं। अगर कोई जानवर बीमार हो या कहीं खो जाए तो तुरंत पता चल जाता है। पानी के स्रोतों जैसे ट्यूबवेल या नहरों के प्रबंधन में भी सेंसर बहुत उपयोगी हैं। और खेती के अलावा स्वास्थ्य सेवा का आपने जिक्र किया था, मोबाइल ऐप का। हाँ, मोबाइल ऐप एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये भारत की एक पहल है। ये एक छोटा पोर्टेबल डिवाइस है, एक किट जैसा।
इसमें AI और IoT दोनों का इस्तेमाल होता है। इससे दूर के गांव में जहां कोई लैब नहीं है, वहीं पर खून की जांच, यूरिन टेस्ट और कई दूसरी जरूरी स्वास्थ्य जांचें की जा सकती हैं। रिपोर्ट तुरंत मिल जाती है। ये सौर ऊर्जा से भी चल सकता है और काफी किफायती भी है। ये तो बहुत ही प्रभावशाली है। मतलब स्वास्थ्य सेवाएं गांव के दरवाजे तक पहुंच सकती हैं। हाँ, इसके अलावा आपदा प्रबंधन में भी IoT मदद कर सकता है, जैसे बाढ़ या भूस्खलन की पूर्व चेतावनी देना। और सप्लाई चेन ट्रैकिंग में, मतलब किसानों की उपज को खेत से बाजार तक पहुंचाने में RFID टैग्स या तापमान सेंसर का इस्तेमाल करके ये पता लगाया जा सकता है कि माल कहाँ है और कहीं वो खराब तो नहीं हो रहा। तो IoT ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और जरूरी सेवाओं तक पहुंच सुधारने में काफी मदद कर सकता है। बिल्कुल, ये गांवों को सशक्त बना रहा है। लेकिन यहां भी चुनौतियां हैं। वही कनेक्टिविटी गैप सबसे बड़ा मुद्दा है। उपकरणों की लागत भी किसानों के लिए ज्यादा हो सकती है। बिजली की उपलब्धता, डेटा सुरक्षा और स्थानीय लोगों को इन तकनीकों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण देना, ये सब भी अहम चुनौतियां हैं। लेकिन उम्मीद है कि जैसे जैसे AI और IoT का इंटीग्रेशन बढ़ेगा, भविष्य में ऐसे स्वायत्त ग्रामीण इकोसिस्टम बन सकते हैं जहां गांव खुद डेटा के आधार पर अपने संसाधन प्रबंधन और विकास के बारे में बेहतर निर्णय ले सकेंगे। तो आज हमने काफी गहराई से बात की। हमने देखा कि कैसे AI, 5G और आने वाली 6G तकनीकें IoT के साथ मिलकर हमारे हवाई अड्डों से लेकर शहरों और यहाँ तक कि गांवों तक पूरे बुनियादी ढांचे को बदलने की जबरदस्त क्षमता रखती हैं। और जैसा आपने शुरू में कहा था, ये सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी का एक गहरा संगम है, एक फ्यूजन है, जो हमारे जीने, काम करने, यात्रा करने, इन सब के तरीकों को शायद जड़ से बदल सकता है। हाँ, ये तकनीकें अभूतपूर्व दक्षता, स्थिरता और सुविधा का वादा तो करती हैं, इसमें कोई शक नहीं। हवाई अड्डे सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग बन सकते हैं, शहर रियल टाइम में समस्याओं का समाधान करने वाले जीवित सिस्टम बन सकते हैं, और दूर दराज के गांव भी ग्लोबल नेटवर्क से जुड़कर सशक्त हो सकते हैं। लेकिन हमेशा रहता है। हाँ। इसके साथ ही वो बड़ी चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। लागत, साइबर सुरक्षा, हमारी निष्ठा का सवाल, AI के नैतिक उपयोग का सवाल और सबसे बढ़कर डिजिटल समानता का सवाल। क्या इसका फायदा सबको मिलेगा? इन चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन पर हमें लगातार काम करना होगा। बिल्कुल। तो यहाँ एक बड़ा सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने को है कि जैसे जैसे हमारी ये भौतिक दुनिया, हमारे आसपास की दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल हो रही है, कनेक्टेड हो रही है और एक तरह से कहें तो जागरूक होती जा रही है, इसका हमारे मानवीय अनुभव पर क्या असर पड़ेगा? हमारे समाज पर, हमारे शासन करने के तरीकों पर क्या असर पड़ेगा? और हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये जो शक्तिशाली उपकरण हमारे हाथ लग रहे हैं, ये सिर्फ कुछ लोगों के फायदे के लिए ना हो, बल्कि वास्तव में सभी के लिए एक बेहतर, ज्यादा न्याय संगत और टिकाऊ भविष्य बनाने में मदद करें। इस पर सोचने के लिए यकीनन बहुत कुछ है। बहुत कुछ है।